वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। उन्हीं के आधार पर आप देखते हो कि बहुत सारे राज्य साम्राज्य बने हुए हैं हमारे यहाँ, है ना। एक मुकम्मल भारत है और उसमें 28 राज्य और उसके बाद हमें 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्रीय प्रशासित राज्य भी देखने को मिलते हैं। पर क्या संभव है, क्या यहाँ पर जब अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो क्या ये संभव हो पाएगा कि हम एक देश में एक ही इलेक्शन करवा सके? आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग पिछले कुछ समय से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर ऑन पर्सपेक्टिव ग्रोथ। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो एक बड़ा चर्चित मुद्दा है इस बार का, और इसके ऊपर काफ़ी बहस भी इस साल हुई है। एक बार पहले भी इसकी बहस छिड़ी थी 2018 के अंदर, लेकिन अभी 2023 के अंदर ये मुद्दा फिर से गर्म आ गया था। तो आज उसके ऊपर बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और इसका सो कॉल्ड कंक्लूजन हमें क्या दिख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आप जुड़े रहिए अंत तक ताकि आपको भी पता लग सके इस मुद्दे के बारे में। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, आज इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि क्या संभव है इस बारे में कि भारत जैसे बड़े मुल्क में इतने सारे राज्य हैं, इतनी जनसंख्या है, क्या वहां एक समय पर पूरे देश में इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं? कैसे है, देखते हैं इसके बारे में। बात करते हैं सबसे पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अमंग द क्रिटिकल रिफॉर्म्स दैट द करंट गवर्नमेंट एजेंडा। अगर मैं बात करूं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो प्रेजेंट जो हमारी भारत सरकार है, बीजेपी की जो लेफ्ट गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, उसके सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, जनवरी 2018 के एक पार्लियामेंट्री सेशन के टाइम पर रामनाथ कोविंद जी ने ये बात कही भी थी। उन्होंने प्रपोज भी किया था कि यार वी शुड हैव दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक समय में देश के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। He said that the citizens are concerned about frequent elections in the one part of the country or another which adversely impact the economic and development. कहता इस देश में ना इलेक्शन नाम का त्योहार कभी खत्म नहीं होता। जैसे हर साल दिवाली आती है ना, ऐसे हर साल भारत के किसी ना किसी राज्य में या लोकसभा में या कहीं ना कहीं उपचुनाव हो रहे होते हैं। कभी पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं, कभी म्यूनिसिपैलिटीज के होते हैं, कभी विधानसभाओं के होते हैं, तो कभी आपको दिखेगा कि लोकसभाओं के इलेक्शन है। तो एक ऐसा मेला है जो 5 साल बाद या 12 साल के बाद कुंभ की तरह नहीं आता है। हर 3 महीने पे एवरेजली इस देश में हर 3 या 4 महीने के एवरेज के ऊपर एक ना एक स्टेट में या एक ना एक जगह पे इलेक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेताओं का ध्यान, या मैं कहूँ कि देश में रूलिंग गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो डेवलपमेंट या इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट से हटकर इलेक्शन को जीतने में लग जाता है। इतनी देर में आपका इलेक्शन खत्म होता है, इतनी देर में फिर कहीं और किसी और तरीके का इलेक्शन शुरू हो जाता है, और आपको दिखता है कि डेवलपमेंट और इकोनॉमी सब बैक सीट पर चले जाते हैं। The Prime Minister has spoken emphatically about the desirability of having one nation election across the country. Therefore, the idea is not a bolt from the blue. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके बारे में सिर्फ रामनाथ कोविंद जी ने एक बार वैसे सरसरी तौर पर बात कर दी और इसको आगे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इस बात का पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं कि इस देश में एक प्रोस्पेक्ट होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन का। ब्रॉडली देखते हैं इसको कि इसका प्रोस्पेक्ट हमारे पास क्या रहेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है, जड़ क्या है इसकी कि क्यों होना क्यों चाहिए, ये इसका कारण क्या बन रहा है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन इज टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज ऑल अक्रॉस द स्टेट्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहले वो जनरली आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में एक समय पे लोकसभा के और सारी विधानसभाओं के यानी स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो एक साथ हो जाने चाहिए। इससे बार बार होने वाले जो इलेक्शंस हैं उससे छुटकारा हमें मिल जाएगा। द कंसेप्ट वॉज द इन प्रैक्टिस टिल 1967। हैरानी की बात यह है क्लास की, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन आज की उपज है तो आप गलत सोच रहे हो। 1951 में जब पहली बार भारत में इलेक्शन हुए थे, 1951-52 के जो इलेक्शंस थे, उस समय विधानसभा के और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए गए थे। 1967 तक आपको दिखेगा कि ये प्रचलन में था, पूरे भारत में लोकसभा के और सारी विधानसभाओं के जो इलेक्शंस थे वो एक ही साथ होते थे। बट इट वॉज डिस्टरप्टेड ड्यू टू द वेरियस रीजन सच एज डिफेक्शन, डिसमिसल्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ द
गवर्नमेंट। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि सरकारें टिकी नहीं, गठबंधन थे, गठबंधन टूट गए, डिस्क्वालीफाई हुए एमपीज, या आपको लगेगा स्टेट में इमरजेंसी लगने के बाद वहां पे विधानसभाएं डिसॉल्व की गई, तो आपको दिखा एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो तकरीबन तकरीबन 16-17 साल चला है, ठीक है, वो एकदम से ही टूटता है आपके पास, ठीक है। द साइकिल वॉज फर्स्ट ब्रोकन इन 1959 आफ्टर द सेंट्रल इन्वोक्ड आर्टिकल 356 टू डिसमिस देन द केरला गवर्नमेंट। 1959 में पहली बार आपको दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल करती है और केरला की सरकार को भंग कर दिया जाता है। यानी कि एक विधानसभा ऐसी है जिसको आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। नियम है हमारे यहाँ पे कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटेगा तो विद इन द 6 मंथ्स यू नीड टू कंडक्ट द इलेक्शंस। तो आपको दिख रहा है कि ये जो साइकिल है इसकी टूटने की शुरुआत कब हुई है, आपकी 1959 के अंदर हुई थी, ठीक है। बात की जाए सब्सिक्वेंटली ड्यू टू डिफेक्शन एंड काउंटर डिफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड पोस्ट 1960। अब इसी का एक प्रचलन शुरू हुआ पूरे भारत के अंदर, तोड़ जोड़ का काम शुरू होता है, डिस्क्वालिफिकेशन शुरू होती हैं, डिफेक्शंस के कानून शुरू होते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग पार्लियामेंट में एक दूसरे को क्रॉस करने में लगे हुए हैं, इसे डिफेक्शन का सिस्टम समझ सकते हैं आप। व्हाइट वाला ब्लैक की तरफ जा रहा है, ब्लैक वाला व्हाइट की तरफ जा रहा है, जोड़ तोड़ गठबंधन हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी बदल ली जाती थी। तो ऐसे नियमों कानूनों से उभर कर आपको दिखेगा कि कोशिश की गई थी, लेकिन इसी समय पर बहुत सारी पार्टीज जो थी वो टूटी भी हैं, बहुत सारी सरकारें जो राज्य में बनी हुई थी वो भी टूट गई, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि इवेंचुअली आपको दिखा कि लोकसभा और राज्यसभा की जो लोकसभा और जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो इलेक्शंस हैं उनका सीक्वेंस टूट जाता है यहाँ पे। करंटली आपको दिखेगा कि कुछ एक स्टेट्स हैं जिनका इलेक्शन लोकसभा के साथ होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है एंड ओडिशा है। आपको दिखेगा कि भारत में मात्र अभी फिलहाल 4 ही राज्य ऐसे जिनके इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शन के साथ कंसाइड करते हैं, ठीक है। The idea of conducting the simultaneously election was adopted in 1999 by the Law Commission headed by the G.P. जीवन रेड्डी, ठीक है। बीपी जीवन रेड्डी जी ने बीच में एक बार इसको सजेस्ट किया था कि किसी भी तरीके से भारत में फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाने की क्या की जानी चाहिए, एक जद्दोजहद की जानी चाहिए, कोशिश यहाँ पर जो है वो की जानी चाहिए, ठीक है। अभी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब मुद्दे पर आते हैं, मसले पर बात करते हैं कि अगर देश में एक ही समय पर एक इलेक्शन हो जाता है सारे असेंबलीज के, तो उसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, मेन यही गेम है। सबसे पहला है फोकस्ड गवर्नेंस। हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर आज जब भी कोई इलेक्शंस होते हैं तो सारे मंत्री, सारे प्रधानमंत्री या सारे के सारे मुख्यमंत्री चले जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, आपको रैलीज में वो प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप गवर्नेंस को छोड़कर प्रचार करने में लगे हुए हो यार, है ना। अजीब नहीं लगता कि देश के इतने बड़े दिग्गज नेता हर जगह वोट मांगने जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब हैरानी तो मुझे तब हुई जब हैदराबाद की म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन के अंदर भी आपको दिखा कि पूरे देश ने जोर शोर मारा, बड़े बड़े नेताओं ने वहां जाकर प्रचार किया। मतलब इलेक्शन सिर्फ म्यूनसिपैलिटी का था यार, मतलब उसके लिए भी इतना जोर जो है वो लगाया गया। तो आपको दिखेगा ये ध्यान बंटता है। एक गवर्नमेंट जिसका काम है कि वो फोकस्ड रहे अपने नीतियों के प्रति, अपने काम के प्रति, लेकिन वो दिखेगा कि जैसे जैसे इलेक्शंस आते रहते हैं और हर, मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में, हर 3 से 4 महीने में इलेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि वो जो फोकस है वो गवर्नमेंट का टूट जाता है, ठीक है। तो हर 3 महीने में इलेक्शन आता है, तो आपको दिखेगा कि सब के सब डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हारना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन उसमें जनता हार जाती है, उसमें नेता नहीं हारते, उसमें जनता हार जाती है जब उनको वो फोकस्ड गवर्नमेंट नहीं दिखती है। This is virtually paralyze the administration at various levels on various degrees. They reflect badly on the Indian government prospect. अब सवाल ये है कि जब सबके सब इलेक्शन में भाग रहे हैं तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड है, मोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आपको दिखेगा काम रुक जाते हैं, पॉलिसीज रुक जाती हैं, तो वो एक समस्या का कारण है यार, आप जब देखते हैं इस चीज को, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, जैसे कि आपके पास हमें पता है कि जैसे ही मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो आपके पास किसी नई नीति के ऊपर काम नहीं हो सकता। नहीं छोड़ो यार, जो पुरानी नीतियां भी चल रही होती हैं वो भी हॉल्ट पर आ जाती हैं। यानी कि आपको दिखेगा कि ऑन एन एवरेज किसी भी राज्य में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है उसमें बहुत टाइम के बाद बार बार ब्रेक लगती रहती है। कई बार वो राज्य सरकारों के इलेक्शन की वजह से लग जाती हैं, कभी सेंटर की वजह से लग जाती हैं, यानी कि पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी का दिक्कत है। फिर अगर सरकार बदल भी गई तो भी
पॉलिसीज नीति जो है नई सरकार जो आती है वो अपने हिसाब से चलाती है और पिछली नीतियों को वहीं का वहीं छोड़ देती है। ठीक है, इसलिए आपको दिखता है कि जो काम शुरू जरूर किए जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। Even when no fresh policy decision is necessarily, implementation of ongoing projects get derailed during the election period of due to the political executives। मैंने वही बोला आपको कि नई तो छोड़ो, पुरानी स्कीम्स भी जो होती हैं उनका भी कोई खास संज्ञान नहीं लिया जाता। फर्दर रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस, आपको दिखेगा कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बेनिफिट बता रहा था, तो अगर हम देखेंगे कि अगर फोकस्ड गवर्नमेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो नीतियों को कंटिन्यूशन में रखा जा सकता है, लंबे समय तक उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, अभी आपको दिखेगा कि अगर इलेक्शंस के ऊपर जो इतनी कॉस्टिंग होती है, आपको दिखेगा एक डाटा मैंने यहाँ पे आपके लिए उठाया हुआ है। 1952 में 10 करोड़ का खर्चा हुआ था, उस भले जमाने में जब पेट में डालने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन 10 करोड़ का खर्चा भले जमाने में हुआ है। और ओवर द ईयर आपको दिख रहा है ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में 3870 करोड़ कुछ का आपका एक एस्टीमेट है इलेक्शन का कि इतना खर्चा हुआ था, और सबसे ज्यादा खर्चा हुआ पिछली बार 2019 के इलेक्शन में 60,000 करोड़ हैज बीन स्पेंट। लोकसभा के इलेक्शंस जो हुए हैं 2019 के, उसमें 60,000 करोड़ खर्चा हुआ यार। और ये एक इलेक्शन है, राज्य सरकारों के इलेक्शन तो अलग हो रहे हैं, वहां अलग खर्चा हो रहा है, पंचायतों के इलेक्शन में अलग हो रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज में अलग हो रहे हैं। हालांकि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट सेंटर के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, जहां पे स्टेट असेंबलीज की इलेक्शंस को लेकर काफ़ी माथापच्ची रहती है, आप सेंटर के लोकसभा के इलेक्शंस को लेकर भी देखते हो काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची है, वहां पे आपको दिखेगा कि दिस अमाउंट इज रियली रियली वेरी ह्यूज। ठीक है, फिर फर्दर मोर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। अगर इलेक्शंस एक साथ हो जाते हैं तो आपको दिखेगा कि बार बार जो कॉस्टिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है, उसको नीचे लाया जा सकता है। फर्दर ईसी वुड हैव टू इन्वेस्ट कंसिडरेबल अमाउंट इनिशियली, लेकिन एक बार अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक बार ये पैसा लग जाता है, तो आपको दिखेगा कि आपको बार बार पैसे इन्वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर ओवर आपको दिखेगा एक ही बार इलेक्टोरल रोल बनेगा, और कई बार आप लोग देखते हैं आप इलेक्शन की लिस्ट में लाइन में लगते हैं तो आपका नाम ही नहीं होता है ना, इलेक्टोरल रोल्स जब रिवाइज होते हैं तो आपका नाम ही गायब हो जाता है। तो वो भी नहीं होगा, वो भी एक बार बन जाएगा, एक ही बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा और एक बार में सारा काम हो जाएगा, बार बार आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आपको वो कहता है कि अगर रिड्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोगों की ड्यूटीज लगती है, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, गेस्टेड ऑफिसर्स की ड्यूटीज लगती है, अब उसका भी तो खर्चा होता है ना। तो अगर आप एक बारी में ही इलेक्शन करवा लेते हो तो आपको दिखेगा कि ये खर्चा बच जाएगा। बार बार इधर उधर मोबिलाइजेशन करते हो, खर्चा करते हो, तो वो आपका खर्चा रुक सकता है, काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो उस समय पर रोका जा सकता है। फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग है, देखो आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा कार्टून बना हुआ है, आई एम नॉट फॉर सेल, उसके ऊपर आपने जैकेट डाल ली, फॉर क्या लिख दिया, फॉर सेल। आपको दिखेगा कि राज्य सरकारों के अंदर बहुत बड़े ऐसे गठबंधन है, और पिछले काफी समय से तो हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी ट्रेंड में रही, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान के अंदर जी तोड़ कोशिश की गई, महाराष्ट्र में पिछले 2-3 बार से क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं, तो जोड़ तोड़ गोवा में हुआ, तो जोड़ तोड़ गठबंधन बेच खरीद जो आपके नेताओं के बीच में चलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि बार बार इलेक्शंस ना हो, एक ही बार इलेक्शन हो, तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का साइज है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, बार बार होता है, हर राज्य सरकारों के अंदर या सेंटर्स में देखने को मिलता है, वो बहुत हद तक रुक जाएगा आपके पास, हद पूरा तो नहीं रुकेगा, बट इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका जो अमाउंट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा हमें। ठीक है, फ्रीबीज और इम्प्रूव्ड स्टेट फाइनेंसेस, आपको दिखता है कि जैसे इलेक्शन आते हैं नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, सब कुछ फ्री देने को हो जाते हैं ना। गैस सिलेंडर के भी देखो, रिसेंटली अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए है ना, यूपी सरकार ने भी आधा रेट कर दिया, महाराष्ट्र राजस्थान सरकार इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें इंश्योरेंस की दे रही है, 25-25 लाख रुपए दे रही है, 100 यूनिट बिजली के फ्री, 300 यूनिट बिजली के फ्री, मुफ्त 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 है ना, चड्डी पे गड्डी ऑफर। ऐसा सा आपको दिखेगा कि ऐसे से लुभावने वादे आपके जो राजनेता हैं आपसे करने बैठ जाते हैं। इलेक्शंस है ना, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, गाड़ी मुफ्त देंगे, जहाज मुफ्त देंगे, है ना, सब कुछ मुफ्त मिलता है। अब ये फ्रीबीज का जो खर्चा है, ये जो बजट है, आपको दिखेगा ये राज्य सरकारों पर ही आता है। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, आपसे प्रॉमिसेस करके आप वोट भी डालते हो, इसका खर्चा आपके सिर से ही उठेगा, नेताजी जेब से तो नहीं डालेंगे,
भारत सरकार को भी तो पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है? तुम्हारे पास से ही तो आता है, तुम ही तो टैक्स पे करते हो, वी आर द टैक्स पेयर्स, है ना। हम लोग ही तो इस देश की इकोनॉमी का साइकिल चला रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए बाकी सब कामों में लगना चाहिए, वो इस फ्री फंड में लगता है, रेबड़ियाँ बांटने में लग जाता है, बिजली मुफ्त दो, पानी मुफ्त दो, ये मुफ्त दो, मुफ्त दो, मुफ्त दो। तो ये जो आज की डेट में मुफ्ती का सिस्टम चला हुआ है, ये बहुत काम खराब करता है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस आपको दिखेगा कि राज्य सरकारों के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो ये भी रुक जाएगा। अगर ये एक बार होगा तो एक बार वादा होगा, बार बार नहीं होगा, हर स्टेट में अलग अलग नहीं होगा। आप ऐसे वादे करोगे तो एक ही बारी में करोगे, तो वो जो रेबड़ियां मूंगफलियां जगह जगह पे अलग अलग हिसाब से बट रही हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दिखेगी कम हो जाएगी। जो चीज़ मुफ्त होनी चाहिए वो करते नहीं है। कायदे से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर शिक्षा को और आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मिनिमम कॉस्ट पे कर देना चाहिए और सारा का सारा सरकारी कर देना चाहिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। बट ऐसा करते नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव बिजनेस है वहीं से धंधा निकल कर आ रहा है। आपको दिखेगा एजुकेशन के अंदर इतनी प्राइवेटाइजेशन है, इतना करोड़ों का बिजनेस इसमें हो जाता है। इनफैक्ट कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन सेक्टर को ही हुआ था, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि हेल्थ स्ट्रक्चर्स प्राइवेट के अंदर मुंह दिखाई करने जाओ तो फीस के ही 400-500 रुपये अंदर में तो बंदे की जान निकल जाए। तब आपको दिखेगा कि ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आते हैं ना, वो एटलीस्ट एजुकेशन और हेल्थ पर नहीं होने चाहिए, सरकार के बस में होना चाहिए, इसको सरकार कंट्रोल करे। बाकी आप ऐसा पूरा कर ही रहे हो, बट लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं? ये तो चलो हमने पर्क्स देख लिया कि बेनिफिट होंगे अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या होगा? पहली बात है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। अगर मैं लोकसभा के टेन्योर की बात करूं, आर्टिकल 83 सेक्शन 2 बताता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। सिमिलरली आर्टिकल 172 बताता है कि राज्य सरकारों का भी कार्यकाल कितना है, 5 साल का। अगर मैं आज वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर देता हूं, तो पहला सवाल तो यार ये होगा कि जितने राज्य सरकारों में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उनकी सरकार साथ ही साथ गिर जाएगी? जैसे ममता, अभी आपको दिखेगा कि यूपी में 2022 में इलेक्शन हुए, क्या योगी जी से आप रेजिग्नेशन लेकर दोबारा से इलेक्शन करवाओगे? पहला सवाल तो यही है ना, इसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। आप कैसे सारी राज्य सरकारों को या लोकसभाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आओगे, क्योंकि सबके टाइमिंग्स और टेन्योर्स अलग अलग टाइम पर चल रहे हैं, ठीक है। फर्दर अगर कल को फिर से सेंटर की या स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है, गठबंधन की सरकार है, कोलैप्स बनता है, जैसे INDA का जो अभी एक गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है, कल को ये बनता है और टूट जाता है, तो क्या आप लोकसभा के फिर से इलेक्शन कराओगे या पूरे के पूरे देश में फिर से इलेक्शन कराओगे? अगर कल को पंजाब में सरकार गिर जाती है, तो क्या दोबारा सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे कि पूरे देश में इलेक्शन होंगे? सवाल फिर वही है। फिर 5 साल का कार्यकाल है, अगर शुरू से करोगे तो 5 साल तो पूरे देने पड़ेंगे ना। तो फिजिबिलिटी के ऊपर सवाल है। सॉरी, वुड इलेक्शन बी हेल्ड अगेन इन एवरी स्टेट और विल द प्रेसिडेंट विल इम्पोज द रूल? अब क्या होगा, इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, तो वो भी सवाल है ना, जिसके ऊपर जवाब ढूंढना जरूरी है, जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर आपको दिखेगा कि लॉजिस्टिकल चैलेंज बड़े तकड़े हैं यार। मशीन्स, EV मशीन्स, ठीक है, EVM मशीन्स, VVPAT मशीन्स, ठीक है। आपको दिखेगा कि इतने सारे लोगों को जो आर्म्ड फोर्सेस के, जिनको आप ड्यूटीज पर लगाते हो, उनको कैसे आप बार बार मूव कराओगे? लॉजिस्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नियरली इम्पॉसिबल टास्क है यार ये, कि आप 142 करोड़ लोगों को एक साथ वोटिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। फर्दर ये आइडिया कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को ले आओगे तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म को जो है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। और आर्टिकल 1 की एक तरह की वायलेशन हो जाएगी, जिसे हम यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पर देखते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को भी आपके इफेक्ट करता है, ठीक है। लीगल चैलेंजेस की बात करें तो कुछ समय पहले जस्टिस BS चौहान ने कहा था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नहीं दिख रहा है कि हम लोग एट प्रेजेंट संविधान के अनुसार, या तो संविधान में काफ़ी बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रेजेंट संविधान के अनुसार इसमें होने के चांसेस ना के बराबर है। ओवरशैडोइंग द रीजनल इंटरेस्ट। अब आप बहुत सारे रीजनल क्षेत्रों में देखते हो कि क्षेत्रीय पार्टियां जीत जाती हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड है, बीजू दल यूनाइटेड है ना, तृणमूल कांग्रेस है, नीचे साउथ में काफ़ी सारी पार्टीज हैं। तो समस्या यहाँ पर क्या हो जाती है कि जब रीजनल पार्टीज जीतती हैं तो वो अपने रीजनल लेवल के मुद्दों पे बात करती है, रीजनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है। अगर सेंटर के अंदर और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़े चांसेस ऐसे हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट के लोग ही आपको स्टेट में दिखाई देंगे। IDFC ने एक रिपोर्ट दी थी 2015 के अंदर कि
कि 77% चांसेस हैं कि जो सरकार सेंटर में बन रही है वही स्टेट में बन जाएगी, चाहे वो गठबंधन की हो चाहे वो सिंगल पार्टी के हिसाब से आए, लेकिन ऐसा बहुत बड़े चांसेस हैं कि जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होगी वही गवर्नमेंट आपको कहाँ पर दिखाई देगी, स्टेट में भी दिखाई देगी। तो इसकी फिजिबिलिटी होने के चांसेस आपको दिखेंगे कि काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो रीजनल इंटरेस्ट है वो लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एरियाज में जात पात के हिसाब से, अपने रीजनल इंटरेस्ट के हिसाब से, लोकल कम्युनिटीज के हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, वो कहीं ना कहीं फिर से दब के रह जाएगी, ठीक है। फर्दर मे नॉट बी सो कॉस्ट इफेक्टिव, कहने को लगता है कि यार बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि पूरे देश के अंदर अगर इलेक्शन करा दिया जाए तो आज आपको दिखता है कि 10 रुपये पर वोट पर ईयर के हिसाब से चलता है। अगर मैं इसको वीवीपैट पर ले आता हूं तो ये सिर्फ 5 रुपये पर वोट के हिसाब से चलेगा, लेकिन तब भी आपको दिखेगा ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि जब पूरे देश में इलेक्शन कराओगे तो नंबर ऑफ वोटर्स उतने ही होंगे और 2 वोट होंगी, लोकसभा की भी और आपकी राज्य स्टेट असेंबलीज की भी, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। अगर मैं एक बार में कहता हूं कि 10 रुपये पर वोट के हिसाब से एक साल में चल रहा है सिस्टम, तो आप 2-3 साल में दोबारा भी तो वोट डाल ही रहे हो। तो वीपैट 5 रुपये, वो 10-15 रुपये, तो 2 बार डाला 30 रुपये, अगर एक साथ डाला तो 10 रुपये के हिसाब से भी अगर पड़ा तो 20 रुपये में काम चल जाएगा। तो एक ही बारी में हो जाएगा यार काम, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। वो 35 रुपये कुछ पड़ेगा, ये 30 रुपये कुछ के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, उस 5 रुपये के चक्कर में आप लोग इलेक्शंस अगर दोबारा करवा लेते हो, ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज नॉट बैड। कभी भी आपको दिखता है जब इलेक्शन होते हैं तो मेला लगता है यार, इकोनॉमिकल साइकिल चलता है उससे, ठीक है। सर्विसेज के पैसे लगते हैं, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है, तो केटरिंग वालों का काम चलता है, टेंट वालों का काम चलता है, लाउड स्पीकर वालों का काम चलता है ना। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो ऐसा भी नहीं है, जब आपका 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है तो ये 60,000 करोड़ में से एक बहुत बड़ा चंक जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जनता का मतलब ये नहीं कि लोगों को वोट फॉर नोट वाला काम है, नहीं, पैसे नहीं दिए गए जनता को। जो एक्सपेंसेस हुए, जैसे मैंने आपको बताया, टेंट लगाने वाले को तो पैसे दोगे आप लोग, जो वहाँ पे व्यवस्था करवाई गई है, तंबू लगाया गया है, कारपेट बिछाए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई, उनको भी तो पैसे दोगे ना, तो वो पैसा उन तक भी कहीं ना कहीं जाता है, ठीक है। तो ये मेजर बेनिफिट्स, पर्क्स और नुकसान हैं आपके वन नेशन वन इलेक्शन के। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो गवर्नमेंट शुड नॉट इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन इन हरी। अगर आप इसको प्रोस्पेक्ट में सोचते हो तो एकदम से मत सोचो, धीरे धीरे करो, इसके ऊपर एक एडिशनल स्टडी बनाओ, उसके ऊपर एक पूरा डाटा बनाओ, लोगों से बातचीत करो, लीडर से बात करो, लोकल पार्टी से बात करो, उन लोगों को डिसाइड करने का राइट दिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बताइए कि आपका क्या विचार है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, कि ये देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई सुधार है तो सुधार को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वी विल डेफिनेटली वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स, जहाँ पे हम आपके साथ बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करते हैं। टिल देन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।